BA एंड BSc पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं अपक्षय का, यानी अपक्षय किसे कहा जाता है? तो भौतिक रूप से या रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। आज अपन बात करेंगे अपक्षय के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। भाई अपक्षय को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, यानी भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय इन दोनों में तो अपन क्रिया लेते हैं विघटन और वियोजन की लेते हैं। और तीसरा आता है प्राणी वर्गीय। यानी चट्टानों के अपने स्थान पे टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। और अपक्षय को 3 भागों में बांटा जाता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्गीय अपक्षय। भौतिक अपक्षय जिसको अपन विघटन भी कहते हैं, रासायनिक अपक्षय जिसको क्या कहा जाता है? वियोजन कहा जाता है। और प्राणी वर्गीय अपक्षय के अंदर विघटन की क्रिया भी होती है और वियोजन की क्रिया भी होती है। चट्टानें अपने स्थान पे टूटती भी है और चट्टानें अपने स्थान पे घुलती भी है। यानी विघटन को भी लिया जाता है और किसको लिया जाता है? वियोजन को भी लिया जाता है। भौतिक अपक्षय की बात करें तो भौतिक अपक्षय ताप को लिया जाता है, दाब, तुषार और वर्षा यानी जल होती है। यानी भौतिक अपक्षय में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? ताप को सम्मिलित किया जाता है, दाब को सम्मिलित किया जाता है, तुषार को सम्मिलित किया जाता है, वर्षा या जल को सम्मिलित किया जाता है और किसको सम्मिलित किया जाता है? वायु को सम्मिलित किया जाता है। रासायनिक अपक्षय में कार्बोनेशन को सम्मिलित किया जाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। जल योजन को सम्मिलित किया जाता है या हाइड्रेशन भी कहा जाता है। और आता है सिलिका का पृथक्करण। तीन क्रिया हो गई, कार्बोनेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, जल योजन हो गया। इसके साथ में लिया जाता है सिलिका के पृथक्करण को भी लिया जाता है। प्राणी वर्गीय में जीव जंतुओं को लिया जाता है, पेड़ पौधों को लिया जाता है और मनुष्य को लिया जाता है। यानी अपक्षय के प्रकारों के अंतर्गत 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय जिसको क्या कहा जाता है? विघटन भी कहा जाता है। जब भौतिक कारणों के कारण से, भौतिक कारणों में क्या गया? ताप के कारण से, दाब के कारण से, तुषार के कारण से या वर्षा के कारण से या वायु के कारण से चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर अगर बिखर जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? भौतिक अपक्षय कहा जाता है या विघटन कहा जाता है। जब भौतिक कारणों के कारण से यानी ताप के कारण से,
दाब के कारण से, तुषार के कारण से, वर्षा के कारण से या वायु के कारण से चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर अगर बिखर जाती है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? भौतिक अपक्षय कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है ताप के कारण। ताप का अध्ययन करें तो ताप के कारण से चट्टानें फैलती है और ठंड के कारण से चट्टानें सिकुड़ती है। जैसे ही चट्टानों को ताप दिया जाएगा चट्टानें फैलने लग जाएगी और जैसे ही ठंड पड़ेगी चट्टानें क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से फैलाव और सिकुड़न की क्रिया के कारण से चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है? टूट जाती है। और चट्टानों के इस प्रकार से टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? भौतिक अपक्षय कहलाती है। ये ताप के कारण से चट्टानें दो भागों में टूटती है, एक तो छोटे टुकड़ों में टूटती है और एक बड़े टुकड़ों में टूटती है। यानी ताप का अगर अध्ययन करें तो जिन मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक विशेषता पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है, रात के समय भयंकर ठंड पड़ती है। गर्मी यानी ताप पाकर चट्टानें फैलने लगती है और ठंड के कारण से चट्टानें सिकुड़ने लगती है। बार बार ताप और ठंड के कारण से चट्टानें अपने स्थान से कमजोर हो जाती है और चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में क्या हो जाती है? टूट जाती है। अर्थात ये वाली क्रिया रबर के समान होती है। जिस प्रकार रबर को अगर अपन खींचते हैं तो रबर क्या करता है? वृद्धि करता है, फिर वापस छोड़ते हैं रबर वापस आ जाता है, और खींचेंगे छोड़ेंगे, लास्ट में रबर क्या होगा? टूट जाएगा। इसी प्रकार से चट्टानें भी ताप ग्रहण करने के कारण से फैलती है और ठंड के कारण से चट्टानें सिकुड़ती है। इस लगातार फैलाव और सिकुड़न की क्रिया के कारण से चट्टानें कमजोर हो जाती है और अपने स्थान पे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसी प्रकार से छोटे टुकड़ों का आता है। अब ताप जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो चट्टानों के रंग पर निर्भर करती है। चट्टानें काले रंग की भी होती है, चट्टानें सफेद रंग की भी होती है, चट्टानें लाल रंग की भी होती है। प्रत्येक जो रंग होता है उसका ताप ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। काला रंग तापमान को अधिक अवशोषित करेगा, सफेद रंग सबसे कम करेगा और अन्य जो रंग पाए जाते हैं वो मध्यम करते हैं। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टानें एक साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, विभिन्न रंगों की चट्टानें एक साथ अगर मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उनके ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है और लास्ट में वो चट्टानें किसके रूप में टूट जाती है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है। इसके बाद में आता है दाब। अपन देखते हैं धरातल का संपूर्ण धरातलीय भाग है वो परतों के रूप में पाया जाता है। एक भाग का दबाव दूसरे पे, दूसरे का दबाव तीसरे पे पड़ता रहता है। इस दबाव के कारण से जो नीचे वाले भाग की जो चट्टानें हैं वो अपने स्थान से क्या हो जाती है? टूट जाती है। तीसरी बात आती है तुषार। तुषार का मतलब होता है जल का अगर बर्फ की अवस्था में बदलना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तुषार कहा जाता है। और ये वाली जो घटना है वो या तो शीत क्षेत्रों में होती है या फिर बाद में मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। शीत क्षेत्र या जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां की चट्टानों की जो संधियां होती है या रंध्र होते हैं या जोड़ होते हैं उनमें जल उपस्थित होता है। अगर चट्टान में जल उपस्थित होगा तो दिन के समय तो ये जलीय अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? जलीय अवस्था में। लेकिन रात के समय ये कौन सी अवस्था में हो जाएगा? बर्फ की अवस्था में हो जाएगा।
और बर्फ का आयतन हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। दिन के समय तो जलीय अवस्था होगी, रात के समय कौन सी अवस्था होगी, बर्फ की अवस्था होगी, और बर्फ का आयतन हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। धीरे धीरे ये आयतन अधिक होने के कारण से इन चट्टानों की जो दरारें होगी इन पे दबाव डलेगा, और जैसे इन पे दबाव डलेगा ये दरार बड़ी होती जाएगी, अपने स्थान से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये वाली क्रिया शीत क्षेत्रों में भी पाई जाती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है, दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वाली विशेषता या तो शीत क्षेत्रों में पाई जाती है या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक विशेषता पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है, रात के समय भयंकर ठंड पड़ती है। जब दिन के समय गर्मी पड़ेगी तो जल कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, और रात के समय जैसे ही ठंड पड़ेगी ये जल कौन सी अवस्था में हो जाएगा, द्रव की अवस्था में हो जाएगा। और द्रव का आयतन हमेशा अधिक होता है, ये फैक्ट है। क्योंकि जैसे फ्रीजर होता है, फ्रीजर में अपन पानी रखते हैं, पानी अपने एक लेवल के बराबर रखते हैं, लेकिन जैसे उसका बर्फ जमता है वो ऊपर तक आयतन आ जाता है, अर्थात वो कौन सी अवस्था में हो जाती है, ठोस अवस्था में हो जाती है। इसके बाद में आती है वर्षा। वर्षा और ताप दोनों साथ कार्य करते हैं। दोनों साथ कार्य किस प्रकार करेंगे, दिन के समय जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद में चट्टानें गर्म होने लग जाती है, और जब गर्म चट्टानें होती है दोपहर के बाद में जैसे ही वर्षा के जल के छींटे पड़ते हैं वो चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है, टूट जाती है। दिन के समय तापमान अधिक होगा, ताप ग्रहण करने के कारण से चट्टानें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और उन्हीं गर्म चट्टानों पे अगर दोपहर के बाद में वर्षा की जल की छींटे पड़ते हैं तो चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है, टूट जाती है। जिस प्रकार से सर्दी की ऋतु होती है और गिलास ठंडा होता है, अपन गर्म चाय डालते हैं तो कांच का गिलास क्या हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही चट्टानें भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। वायु के द्वारा अपदलन की क्रिया होती है, अर्थात जैसे तीव्र गति से पवनें चलेगी और अगर उसी क्षेत्र में चट्टानें पहले से कमजोर हो, इसमें ताप भी कार्य करता है। ताप ग्रहण करने के कारण से चट्टानें फैलती है, ठंड के कारण से चट्टानें सिकुड़ती है। ये वाली चट्टानें पहले से ही कमजोर हो गई, और जैसे इस क्षेत्र में तीव्र गति से वायु प्रवाहित होगी, तीव्र गति से वायु प्रवाहित होने के कारण से ये अपने स्थान से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये वाली क्रिया क्या कहलाती है, अपदलन कहलाती है। इसके बाद में आता है रासायनिक अपक्ष, इसे वियोजन भी कहा जाता है, अर्थात रासायनिक अपक्ष में क्रिया कौन सी होगी, रासायनिक अपक्ष के कारण से वियोजन की क्रिया होती है, और वियोजन का मतलब होता है घुलना होता है, अर्थात जब चट्टानों के साथ उसके खनिज पदार्थ घुल जाते हैं तो ये वाली क्रिया क्या कहलाती है, वियोजन कहलाती है। इसमें चार चीजों को सम्मिलित किया जाता है, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, जलयोजन और सिलिका का पृथक्करण। कार्बोनेशन का मतलब होता है जब जल के साथ में CO2 उपस्थित होती है, जल के साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है तो वहां पर चट्टानों के खनिजों के साथ क्रिया करेगी और उन चट्टानों के कार्बोनेशन यानी कार्बोनेशन की क्रिया हो जाएगी, और जैसे ही वहां पे कार्बोनेशन की क्रिया होगी चट्टानों के खनिज पदार्थ वहां से निकलने लग जाएंगे, और खनिज पदार्थ कौन सी अवस्था में हो जाएंगे, घुलित अवस्था में हो जाएंगे। उसी प्रकार से आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। अगर चट्टानों में जल के साथ में ऑक्सीजन मिली होगी तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी।
जैसे चूने वाली चट्टान है तो उनका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। वैसे अगर लोहे वाली चट्टान है तो लोहे का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके बाद में आता है जल योजन। जिन चट्टानों के साथ में जल उपस्थित होता है वो चट्टानें जल को ग्रहण करती है, और जैसे ही चट्टान जल, यानी जल योजन का मतलब होता है चट्टानें जैसे ही जल को ग्रहण करेगी, जल को ग्रहण करने के कारण से चट्टानें स्फीत अवस्था में आ जाती है, फूल जाती है। और जैसे ही चट्टानें फूलेगी, फूलने के कारण से चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्योंकि जल ग्रहण करेगी तो फूलेगी, और जैसे ही जल निकल जाएगा वापस चट्टानें क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। चट्टानों में ये वाली जो फैलाव और सिकुड़न की क्रिया है, इसके कारण से चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है, टूट जाती है। और ये वाली क्रिया क्या कहलाती है, जल योजन कहलाती है। इसके बाद में आता है सिलिका का पट्टा। अपन ने स्पेस की परिकल्पना का अध्ययन किया था, 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था, सियाल, सीमा, नेत्र। अर्थात चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, सिलिका की पाई जाती है। और जब चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा सिलिका की पाई जाती है और जल के साथ अगर सिलिका बाहर निकल जाती है तो चट्टानें क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्योंकि चट्टानों से चट्टानों का मुख्य तत्व बाहर निकल गया। मुख्य तत्व क्या था, सिलिका थी, और जब सिलिका ही बाहर निकल गई तो चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्योंकि चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद में आता प्राणी वर्गीय अपक्षय। प्राणी वर्गीय अपक्षय का मतलब होता है जब जीव जंतु, पेड़ पौधे या मनुष्य के कारण से चट्टानें अगर अपने स्थान से टूट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, प्राणी वर्गीय अपक्षय कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है जीव जंतु। जीव जंतु 2 प्रकार से क्रिया करते हैं। एक तो बिल बनाते हैं, और जब बिल बनाते हैं तो चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है, छिद्र हो जाती है। और जैसे ही चट्टानों में छिद्र उपस्थित हो जाते हैं, चट्टानें अपने स्थान से क्या हो जाती है, टूट जाती है। दूसरा, जो पशु चराई करते हैं, तो पशु चराई करते हैं तो उससे क्या होता है, पशुओं के जो खुर होते हैं उनसे चट्टानें अपने स्थान से टूट जाती है। तो ये वाली क्रिया में केवल विघटन को लिया जाता है। जीव जंतुओं के द्वारा, उसके बिलों के द्वारा और उसके जो खुर होते हैं उनसे विघटन की क्रिया होती है, यानी चट्टानें अपने स्थान से टूट जाती है। पेड़ पौधों में दोनों क्रिया होती है, विघटन भी होगा और वियोजन भी होगा। विघटन तो कब होगा, जब पेड़ पौधों की जड़ें धरातल के नीचे वाले भाग में जाती है, और जैसे ही जड़ें नीचे वाले भाग में जाती है जड़ वृद्धि करती है, यानी जड़ फूलने लग जाती है। और जैसे ही जड़ फूलने लगेगी, जैसे ही जड़ फूलने लगेगी उसके आयतन में वृद्धि होगी, और जब आयतन में वृद्धि होगी तो जड़ मोटी होगी और उसकी दरारों में क्या हो जाएगी, और भी दीवार बढ़ेगी। जैसे ही चट्टानों में दरार पड़ेगी, दरार पड़ने के कारण से चट्टानें क्या होने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। अर्थात पहले पतली थी फिर मोटी होगी, और धीरे धीरे यहां से चट्टानें हटती जाएगी और चट्टानों में क्या हो जाएगा, विघटन की क्रिया हो जाएगी। वियोजन की क्रिया कब होती है, जैसे ही चट्टानों के अंदर जड़ें नीचे जाएगी, वहां से खनिज लवणों का अवशोषण करेगी, और खनिज लवणों के अवशोषण के साथ में वो अम्ल का स्राव भी करती है, और कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, वियोजन की क्रिया। तो पेड़ पौधे विघटन की क्रिया भी करते हैं और कौन सी करते हैं, वियोजन, दोनों प्रकार की क्रिया करते हैं। और तीसरी बात आती है मनुष्य। अपक्षय में सबसे बड़ा जो सहायक कारक है वो कौन सा होता है, मनुष्य होता है।
क्योंकि मनुष्य भवनों का निर्माण करता है, सड़कों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है और खानों से खनिज पदार्थ निकालता है। तो सबसे अधिक चट्टानों को कौन तोड़ता है? मनुष्य ही तोड़ता है। वो अपने उपयोग हेतु उन चट्टानों को लगातार तोड़ता रहता है। तो ये सबसे बड़ा कारण कौन हो गया? मनुष्य हो गया। आज के लिए इतना ही।